चलिए, तो हम लोग टिश्यू कल्चर में कहाँ तक पहुंच गए थे? मीडियम बना रहे थे हम लोग। अप्लाइड कल्चर कर लिया था, टोटीपोटेंसी हो गई थी। हम्म कैलस कल्चर कर लिया था हम लोगों ने, प्रोटोप्लास्ट कल्चर कर लिया था, सेल सस्पेंशन कल्चर, ऑर्गन कल्चर, मेरिस्टम कल्चर भी, और एम्ब्रियो कल्चर भी, हैप्लॉइड कल्चर भी हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग आए हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस देखो, इसको ध्यान से पढ़ो। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है एम्ब्रियो का निर्माण। एम्ब्रियोजेनेसिस, जनरेट करना। और हम सब जानते हैं कि एम्ब्रियो का निर्माण होता है जायगोट से। ठीक। अब हम ये भी जानते हैं कि जायगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होना, इसका मतलब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हुआ होगा। फ्यूजन होने के बाद डिप्लॉयड जायगोट बना होगा, और उस डिप्लॉयड जायगोट से डिप्लॉयड एम्ब्रियो बना होगा। ठीक है, ये हम लोगों को पता है। लेकिन अगर जायगोट के बिना हम किसी भी सोमैटिक सेल मतलब सेक्स सेल्स के अलावा, मेल और फीमेल गैमीट के अलावा, अगर हम कोई सोमैटिक सेल ले लें, सोमैटिक मतलब दैहिक, रूट से कोई सेल ले लें, स्टेम से कोई सेल ले लें, लीफ से कोई सेल ले लें, ब्रांच से कोई सेल ले लें, कहीं से कोई एक सेल निकालिए, डिप्लॉयड डिप्लॉयड प्लांट है, डिप्लॉयड सेल निकालिए, और उस सोमैटिक सेल से अगर आप एम्ब्रियो बना देते हैं, तो ये हुआ टिश्यू कल्चर। जैसे आपने अगर मेल और फीमेल के फ्यूजन से अगर कोई आपने मान लीजिए हर्ष वाजपेयी की शादी हुई, शादी के बाद मेल और फीमेल गैमीट मिले, जायगोट से एम्ब्रियो बना, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। और अभी आप हर्ष वाजपेयी के हाथ से, पैर से, मुंह से, सिर से, कहीं से कोई एक सेल निकाल के और एक नया हर्ष वाजपेयी बना दें, आप एम्ब्रियो बनाएं और उससे आप नया ऑर्गेनिज्म बना दें। दिस इज कॉल्ड सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। यानी किसी भी सोमैटिक सेल से अगर आप एम्ब्रियो बना रहे हैं, अब वो कहलाता है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोज डू नॉट नेसेसरली ओरिजिनेट फ्रॉम जायगोट। एम्ब्रियो हमेशा जायगोट से नहीं ओरिजिनेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इंस्टेड, बजाय, they can originate from a variety of somatic cells and are consequently referred to as somatic embryogenesis. ये varieties of somatic cells से originate हो सकते हैं, और इसीलिए इसको somatic embryogenesis कहा गया। It relies on plant regeneration through a process analogous to zygotic embryo formation. Somatic embryogenesis is the process in which a single or a group of somatic cells, एक single cell या group of somatic cells, initiate the developmental pathway that leads to the formation of non-zygotic embryos. तो एक सिंगल सेल या सोमैटिक सेल के ग्रुप से अगर आप एम्ब्रियो बना देते हैं, तो इसे नॉन जायगोटिक एम्ब्रियोज कहा जाता है, क्योंकि नॉन जायगोटिक एम्ब्रियो के लिए जायगोट आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, सोमैटिक एम्ब्रियोज आर बाइपोलर स्ट्रक्चर। बाइपोलर स्ट्रक्चर, इसका मतलब इसमें रेडिकल भी होगा, और रेडिकल से रूट बनेगी, और प्लूम्यूल भी होगा, प्लूम्यूल से
शूट या स्टेम बनेगा। तो सोमैटिक सेल से अगर आप कोई एम्ब्रियो बनाते हैं तो ये बाइपोलर स्ट्रक्चर होगा। एक पोल ऊपर होगा जिसे हम प्लूमूल कहेंगे, इससे स्टेम या शूट बनेगा। एक पोल नीचे होगा जिसको हम रेडिकल कहेंगे, जिससे रूट बनेगी। क्लियर? तो बाइपोलर स्ट्रक्चर बनेंगे जिसमें रेडिकल भी होगा और प्लूमूल भी होगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, these embryos have no connection with pre-existing vascular tissue within the maternal callus। इनकी जो मैटरनल कैलस है, जो इनकी मातृ सेल है, ठीक, फीमेल सेल है, उस फीमेल सेल से, उसके वेस्कुलर टिश्यू से इस एम्ब्रियो का कोई लेना देना नहीं होता। तो जिस फीमेल से ये डेवलप हो रहे हैं, उसकी किसी भी सोमैटिक सेल से आप एक नया एम्ब्रियो बना दें जिसका उस मैटरनल कैलस के एम्ब्रियो से, वेस्कुलर टिश्यू से कोई लेना देना नहीं होता। Thus, somatic embryogenesis is a non-sexual developmental process that produces a bipolar embryo। इस प्रकार सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एक नॉन सेक्सुअल डेवलपमेंटल प्रोसेस है जिसमें बाइपोलर एम्ब्रियो बनता है विद अ क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम फ्रॉम सोमैटिक टिश्यू ऑफ ए प्लांट, जिसका वैस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड होता है, यानी उसका अपने पिछले मैटरनल कैलस के वैस्कुलर सिस्टम से कोई लेना देना नहीं होता। क्लियर? एक बात तो ये हो गई। अब देखिए, सोमैटिक एम्ब्रियोज कैन बी प्रोड्यूस्ड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो ये डायरेक्ट बनते हैं या इनडायरेक्ट बनते हैं। In direct somatic embryogenesis, the embryo is formed directly from a cell or a small group of cells without the production of an intervening callus। बिना कैलस के, कैलस नहीं बनेगा इसमें, डायरेक्ट एम्ब्रियो बनेगा। ठीक। दो, सम कॉमन टिश्यूज जैसे कि न्यूसेलस, स्टाइल्स और पोलन, ठीक, direct embryogenesis is generally rare in comparison with indirect somatic embryogenesis। अगर आप न्यूसेलस से बना रहे हैं, स्टाइल से बना रहे हैं, पॉलन से बना रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस की जगह इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस अपनानी पड़ेगी। आगे देखिए आप, इन इनडायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कैलस इज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एक्सप्लांट। और अगर आप इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस करवा रहे हैं तो पहले आपको एक्स प्लांट से कैलस बनाना पड़ेगा। तो अगर डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही है तो कैलस नहीं बनेगा, इनडायरेक्ट हो रही है तो पहले कैलस बनाना पड़ेगा। एम्ब्रियोज कैन then be produced from the callus tissue or from a cell suspension produced from that callus। और उस कैलस से या जो सेल सस्पेंशन आप बना रहे हैं उससे जब आप एम्ब्रियो बनाएंगे तब इसको इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाएगा। तो डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस में कैलस नहीं बनेगा, लेकिन इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस में कैलस बनता है। ठीक है? तो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जो है उसमें जायगोट का इस्तेमाल नहीं होगा। जब जायगोट का इस्तेमाल नहीं होगा तो इनसे जो एम्ब्रियो बनेंगे उसको नॉन नॉन जायगोटिक एम्ब्रियोस कहा जाएगा। और नॉन जायगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस या सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस दो प्रकार की होती है, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कैलस नहीं बनता, इनडायरेक्ट में कैलस बनता है। चलिए देखिए आप, सबसे पहले आपने एक सिंगल सेल ली, सिंगल सेल से आपने ग्रुप ऑफ सेल्स बनाया,
उसके बाद ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बना, गोल गोल बना तो उसे कहेंगे ग्लोब्यूलर। फिर बना हार्ट स्टेज, फिर बना टॉर्पीडो, और फिर कार्टिलिनरी स्टेज या अंतिम स्टेज बनती है। ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये सीक्वेंस बहुत पूछा जाता है, बहुत कॉम्पिटिशन्स में मैं देख चुका हूँ। ग्लोबुलर, हार्ट, टॉर्पीडो, कार्टिलिनरी स्टेज, ये सीक्वेंस कई बार पूछा जा चुका है कि जब सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होती है तो इनका सीक्वेंस क्या होगा। पहला होगा ग्लोबुलर, फिर होगा हार्ट शेप्ड, फिर होगा टॉर्पीडो, और चौथे नंबर पे होगा कॉटिलिडनरी स्टेज। ध्यान रखिएगा इस सीक्वेंस को, और ये आपको सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये तो हुआ सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें आप सोमेटिक सेल्स का इस्तेमाल करके बनाते हैं एम्ब्रियो। ध्यान रखिएगा आप, ये हुआ सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें आप सोमेटिक सेल्स का इस्तेमाल करके बनाते हैं एम्ब्रियो। अगला है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, आइदर शूट और रूट। इनमें आप शूट बनाएंगे या रूट बनाएंगे, एम्ब्रियो नहीं बनाएंगे आप। इट इज द डिनोवो फॉर्मेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। डिनोवो मतलब नया ऑर्गन। ये प्लांट ऑर्गन का नया डेवलपमेंट है, यूजिंग आइदर मेरिस्टेमेटिक और नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। या तो इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इस्तेमाल होगा या नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इस्तेमाल होगा। The process of organogenesis involves three main phases. तीन मेन काम इसमें होते हैं। सबसे पहला डी डिफरेंशिएशन। उस दिन मैंने आपको बताया था कि जब कोई टिश्यू डिफरेंशिएट करने लगता है, यानी वो डिफरेंशिएट करता है, तो फिर वापस उसी इनिशियल स्टेज में लाना, इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। तो पहले वापस उसी स्टेज में लाए, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे आया इंडक्शन, यानी अब आपने ऑर्गेनोजेनेसिस की शुरुआत की, और फिर आया डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएट कर लिया कि कौन से टिश्यू स्टेम बनाएंगे और कौन सा टिश्यू रूट बनाएगा। तो देर आर टू मेथड्स ऑफ प्लांट रीजनरेशन वाया ऑर्गेनोजेनेसिस। दो प्रोसेस होते हैं। द मेथड वन मेथड इज ऑर्गेनोजेनेसिस थ्रू कैलस फॉर्मेशन। अगर कैलस बना और फिर ऑर्गन बना तो यह हुआ इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। एंड सेकेंड मेथड इज ऑर्गेनोजेनेसिस डायरेक्टली फ्रॉम एन एक्सप्लांट, यानी इसमें कैलस नहीं बनेगा। तो वही बात जो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में हम लोगों ने पढ़ी थी, वही बात ऑर्गेनोजेनेसिस में भी आती है। यानी कि अगर कैलस का इस्तेमाल हुआ तो डायरेक्ट, तो ये इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस है, और अगर कैलस नहीं बना तो ये डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस है। ठीक। In direct organogenesis, there is no intervening callus stage, and root, shoot, and other organs can directly arises from the explant. Organogenesis relies on the inherent plasticity of plant tissues and is regulated by altering the components of the medium that determines which developmental pathway the regenerating tissue will take. अगर हमको अपने हिसाब से डेवलपमेंट चलाना है तो हमको मीडियम में कुछ ना कुछ अल्टरेशन, बदलाव करते रहने होंगे। कौन कौन से बदलाव? इन पर्टिकुलर खास तौर से हाई ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशो फेवर्स रूट फॉर्मेशन। उस दिन ये बात बताई थी हमने। अगर हाई ऑक्सिन है और साइटोकाइनिन कम है तो रूट फॉर्मेशन। द अपोजिट फेवर्स शूट फॉर्मेशन। और अगर इसका उल्टा कर दो आप, हाई साइटोकाइनिन लो ऑक्सिन
तो शूट फॉर्मेशन होगा। और इंटरमीडिएट अगर दोनों बराबर हैं तो इट इनहांसेस कैलस प्रोलिफरेशन, तो फिर डिसऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स बनेगा, कैलस बनता रहेगा, ग्रोथ नहीं होगी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। ये सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या अंतर है? आपको याद है कि सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस में जो चीज बन रही थी वो थी बाइपोलर, यानी उसमें प्लूमुल भी था और रेडिकल भी था। लेकिन ऑर्गेनोजेनेसिस में जो बनेगा वो बनेगा मोनोपोलर, मोनोपोलर स्ट्रक्चर बनेगा। एंड दिस मोनोपोलर स्ट्रक्चर फॉर्म्स अ कनेक्शन विद द प्री एग्जिस्टिंग वेस्कुलर टिश्यूज विद इन द कैलस। ठीक, और इस जो बनेगा इसका अपने प्री एग्जिस्टिंग कैलस से वेस्कुलर टिश्यू से कोई ना कोई संबंध रहेगा, जबकि सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस में बाइपोलर स्ट्रक्चर बनते थे और उनका अपने पिछले वेस्कुलर टिश्यू से कोई संबंध नहीं रहता था। यहां पर संबंध था, संबंध रहेगा। On the other hand, in somatic embryogenesis, a bipolar structure forms that contains a radicle and a plumule. तो वहां पर बाइपोलर स्ट्रक्चर बना था, and the embryo also has no connection with pre-existing vascular tissue, और उसका पहले के वेस्कुलर टिश्यू से कोई संबंध नहीं रहता। लेकिन ऑर्गेनोजेनेसिस में जो बनेगा वो मोनोपोलर होगा और उसका प्री एग्जिस्टिंग वेस्कुलर टिश्यू से संबंध रहता है। फर्दर, induction of somatic embryogenesis requires a single hormonal signal। अगर सोमेटिक एम्ब्रोजेनेसिस करानी है तो सिंगल हार्मोनल सिग्नल देना होगा टू इंड्यूस अ बाइपोलर स्ट्रक्चर, यानी बाइपोलर स्ट्रक्चर है अगर बनाना है तो आपको सिंगल हार्मोनल सिग्नल उसमें भेजना पड़ेगा, जिससे आगे नया कंप्लीट प्लांट बनेगा। वाइल इन ऑर्गेनोजेनेसिस, लेकिन ऑर्गेनोजेनेसिस में इट रिक्वायर्स टू डिफरेंट हार्मोनल सिग्नल टू इंड्यूस फर्स्ट अ शूट ऑर्गन देन अ रूट ऑर्गन, जिससे पहले शूट बनेगा और उसके बाद रूट बनेगी। तो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक छोटा सा हमने डिफरेंस भी यहाँ पर बना के रखा है। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में बाइपोलर स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन ऑर्गेनोजेनेसिस में मोनोपोलर स्ट्रक्चर बनता है। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में नो कनेक्शन विद प्री एग्जिस्टिंग वेस्कुलर टिश्यू, लेकिन ऑर्गेनोजेनेसिस में देयर इज कनेक्शन विद प्री एग्जिस्टिंग वेस्कुलर टिश्यू। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में सिंगल हार्मोनल सिग्नल देना होता है जिससे बाइपोलर स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन ऑर्गेनोजेनेसिस में टू डिफरेंट हार्मोनल सिग्नल देने पड़ते हैं टू इंड्यूस फर्स्ट अ शूट ऑर्गन देन अ रूट ऑर्गन, क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है वो मोनोपोलर स्ट्रक्चर होता है। दिस इज सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। और सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में आप सिंगल सेल लेंगे, सिंगल सेल से ग्रुप ऑफ सेल्स बनेगा जिसको हम कैलस भी कह सकते हैं, फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनेगा, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा, फिर टॉर्पीडो एम्ब्रियो बनेगा, फिर कार्टिलिनरी स्टेज बनेगी। तो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे अनुष्का सिंह। बताओ भाई अनुष्का सिंह, कोई दिक्कत? नो सर। प्रतिमा मिश्रा।
नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से पहले पढ़ा होगा, उस समय का थोड़ा रिवाइज भी हो गया होगा तुम्हें। यस यस सर। सर। क्यों भाई हर्ष भाई पे कोई दिक्कत? नहीं सर, दिक्कत नहीं है कोई। और किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए, किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम?